नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। सोने चांदी में क्या चल रहा है, या यूं कहें कि क्यों नहीं चल रहा है। शेयर बाजार की क्या हालत है, क्या एफआईआई की वापसी एक सुखद संयोग बनेगा, बाजारों की रौनक लौटेगी, और एसआईपी में किस तरीके से एक अच्छी खबर सामने आई है जो सबको खुश करने वाली है। इन तमाम चीजों को समझते हैं, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरज वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार विक्रांत भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नीरज भाई। नीरज भाई, सोने चांदी की से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चल रहा है सोने चांदी में? ऐसा लग रहा है कि 4,000 और $4,200 इसी के आसपास सोने ने घूमने का पूरा मन बना लिया है। ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर कोई घटना हो जाती है, बढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है। सोना मौका दे रहा है आप लोगों को। हाँ। दरअसल हो ये रहा है हाँ। कि गोल्ड और डॉलर का जो संबंध है वो लोगों को समझना चाहिए हाँ। कि जब भी गोल्ड खरीदा जाता है तो वो डॉलर में खरीदा जाता है। हाँ। और आपने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 101 से ऊपर चला गया, 102 चला गया है। हाँ। तो दुनिया की सभी प्रमुख करेंसीज के अगेंस्ट में डॉलर बहुत मजबूत हुआ हम्म। है। जापानीज येन देखिए 162 चल रहा है, मतलब हम्म। काफी नीचे गया है। रुपया तो ऑलरेडी कमजोर है। बाकी जो बड़ी करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट भी डॉलर स्ट्रांग हुआ है। हम्म। तो जो डॉलर की मजबूती है वो गोल्ड को चेक में रख रही है, पहला सवाल ये है। हम्म। दूसरा सवाल ये है कि हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब युद्ध हो रहा है तब भी गोल्ड क्यों गिर हाँ। रहा है, वो तो विपत्ति के समय ऊपर जाना चाहिए। हाँ। तो उसका कारण ये था कि जो डॉलर है वो घूम के चला गया था क्रूड खरीदने के लिए, क्योंकि पूरी बिल्कुल। दुनिया में तेल की जरूरत थी। तो ये बैकड्रॉप है जिस पर ये गोल्ड हमारा बिहेव कर रहा है। अब 4,000 4,100 के आसपास उसने अपना एक बेस बनाने की कोशिश की, बहुत लंबे समय से वो वहीं पे घूम रहा है। 5600 से 4,000 आ गया समझ लीजिए आप, तो $1,600 का करेक्शन हम्म। उसने ले लिया, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में एक डिसेंट करेक्शन माना जाता है। और चांदी भी आप देखिए वो 55 से हाँ। 60 के बीच में घूमती रहती है। तो दोनों में मैसिव करेक्शन हो चुका है। और अब यहां से आगे की तस्वीर क्या बनती दिख रही है, देखिए खाड़ी का युद्ध रुक गया है हाँ। और क्रूड के दाम नीचे आ गए हैं। अभी दोबारा से युद्ध शुरू हुआ लेकिन फिर भी दाम 80 के नीचे ही चल रहे हैं। तो एक तरीके से ये वाली कमोडिटीज में भी एक स्टेबिलिटी आई है। एक रिस्क फैक्टर अभी है कि मान लीजिए दोबारा कभी फ्लेयर अप हो गया खाड़ी में युद्ध, तो क्रूड एक बार फिर से भाग सकता है, और वो रिस्क गोल्ड के लिए बना रहेगा। हम्म। इसीलिए पिछले दिनों में 2 या 3 बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स ने अपने टारगेट रिवाइज किए गोल्ड के लिए। हाँ। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि उनको लगता है कि 4500 से ऊपर नहीं जाएगा। हम्म। कल किसी एक और ने कहा कि 4350 जाएगा साल के अंत तक की। जो जो 2 महीने पहले उनके टारगेट 5,000 6,000 तक थे, उन्होंने घटा के 4500 कर लिए हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात की आशंका है कि डॉलर वीक नहीं होने वाला, हम्म। और ये एक बार फ्लेयर अप हो सकता है तो गोल्ड कैप्ड रहेगा, स्टेबल रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन प्रश्न इससे बड़ा है। अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर को तो मजा है भाई, ऊपर नीचे आ रहा है, आप ट्रेड हाँ। करते रहिए उसमें, हमारे आप जैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये सोच के देखिए कि क्या गोल्ड को लंबे समय तक सप्रेस किया जा सकता है। हम्म। अगर डेट जो कर्ज है, जो करेंसी है, वो बढ़ती जा रही है, हाँ। तो गोल्ड को रोकना असंभव है। किसी ट्रम्प की, किसी भारत सरकार की, किसी चाइनीज सरकार की, या किसी सरकार की हैसियत नहीं कि जो गोल्ड को रोक दे। हाँ। आप उसको टाइम बिंग के लिए सप्रेस कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। हाँ। एक जैसे प्रशासनिक तौर पे आप किसी चीज को रोक देते हैं, और एक होता है कि नेचुरल ग्रोथ होती है। हाँ। तो प्रशासनिक तौर पे आपने युद्ध छेड़ रखा है, शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर आपने मजबूत कर रखा है, डी डॉलराइजेशन से आप डरे हुए हैं, तो ठीक है आप रोक लीजिए। लेकिन जिस रफ्तार से यूएस में कर्ज बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से भारत में कर्ज बढ़ रहा है, आप अपना अपना फिस्कल डेफिसिट देखिए, हाँ। 30,000 करोड़ होगा अगले 2 महीने में। हम्म। तो आप इसको बहुत लंबे समय तक सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और गोल्ड जब फटेगा ना तो वो आगे पीछे का सूद समेत वसूलेगा। हम्म। गोल्ड के निवेशकों को मैं बार बार हर शो में यही कहता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत करिए। हाँ। जीतने वाले हैं अंत में, आपको कोई हरा नहीं सकता है।
हाँ। क्योंकि ये मैनमेड प्रॉब्लम है, ये हाँ। नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, गोल्ड को कैसे ट्रैक करना चाहिए? तो हाँ। गोल्ड को हमेशा दो चीजों से ट्रैक करना चाहिए। हम्म। कभी भी जिंदगी में आप किसी कमोडिटी को ट्रैक कर रहे हैं तो दो ही चीजों से उसको ट्रैक किया जा सकता है। एक, उसकी सप्लाई कितनी है, हाँ। और दूसरा, सिस्टम में लिक्विड पैसा कितना है। हम्म। इसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। तो गोल्ड की सप्लाई में मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 8-10 साल में कोई नई गोल्ड माइन ढूंढी गई हो। हम्म। नहीं नहीं, कोई गोल्ड माइन नहीं आई है। तो गोल्ड का जो प्रोडक्शन है, रिसाइकल प्रोडक्शन भी मिला करके डिमांड से कम है। हाँ बिल्कुल। और M2 मनी, यानी जो सिस्टम में अवेलेबल पैसा है जिसको 24 घंटे में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो बेइंतहा बढ़ गया है। हम्म। चाहे अमेरिका में हो चाहे भारत में हो, हर जगह M2 मनी खूब बढ़ी हुई है। हम्म। तो पैसा जब बढ़ता है, करेंसी जब बढ़ती है, तो आपकी वैल्यू गिरती है रुपए की या डॉलर की, और महंगाई बढ़ती है। और उसी के अगेंस्ट गोल्ड काम करता है। तो विद्वानों ने कहा है कि ओनली रियल करेंसी इज गोल्ड, हाँ। अदर ऑल थिंग्स आर क्रेडिट। तो सारी समस्या वहीं पे है। तो मुझे हाँ। ये समझना है आप दर्शकों को अपने, हाँ। कि अगर आप गोल्ड के निवेशक हैं तो ये 4,000 पे आ गया, ये मौका कह सकता हूं मैं आपके लिए। हम्म। और आप इस समय देखिए, अभी टाइटन के रिजल्ट आए थे, हाँ। बिजनेस अपडेट आया, क्या जबरदस्त खरीदारी की है लोगों ने। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक भागा जा रहा है। गोल्ड की डिमांड तो कम नहीं हुई, हम लोग चिंता करते कौन खरीदेगा, हाँ। यहाँ दबा के लोग खरीद रहे हैं। पिछले 3 महीने में खूब खरीदा लोगों ने गोल्ड। तो इसलिए गोल्ड वालों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये तो मौका है। अगेन, मेरी बात मत मानिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, हाँ। लेकिन गोल्ड को लेकर के मैं बहुत आश्वस्त हूँ। जितना वो स्टेबल हो रहा है, मैं उतना ज्यादा आश्वस्त होता जा रहा हूँ कि इसमें बड़े रिटर्न की उम्मीद आप रख सकते हैं लॉन्गर पीरियड में, और वो समय बहुत दूर नहीं है। हम्म। अंत में इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि गोल्ड, ये डेट जो होता है ना, हाँ। ये पानी नहीं है हाँ। कि ये भाप बन के उड़ जाएगा। हम्म। इसकी कीमत किसी को चुकानी पड़ेगी, चाहे सरकार चुकाए, चाहे हम्म। देश चुकाए, चाहे हाँ। इंडिविजुअली आप चुकाए। तो ये जो डेट बढ़ा बढ़ा के $40 ट्रिलियन अमेरिका ने कर दिया है, हाँ। भारत में भी जी 90% के आसपास पहुंच चुका है। इसकी कीमत या तो विक्रांत जी चुकाएंगे या हम्म। सरकार चुकाएगी। बिल्कुल सही तो बात। जो भी चुकाएगा वो चुकाएगा जरूर, इसलिए गोल्ड कभी चिंता ही नहीं करता, हम्म। क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। हम्म। नीरज भाई तो लेकिन, सोने के, जी जी, हाँ जी, हम्म, नीरज भाई जून के महीने में ये जो डाटा सामने आया उसमें ये बताया गया कि वैश्विक स्तर पर गोल्ड ईटीएफ में बहुत बड़ी निकासी हुई है, करीब करीब 9 अरब डॉलर की। तो ये क्या घबराहट है या मुनाफा वसूली है? ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और मार्जिन का होता है। हम्म। क्या होता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड ईटीएफ में पैसा आया था, हम्म। और जब गोल्ड में करेक्शन शुरू हुआ उसकी वजह से, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। हम्म। और बहुत सारे लोगों की जो मार्जिन कॉल ट्रिगर होती है ना, उसके लिए भी फंड चाहिए होता है। हम्म। तो इवन आप देखिए, सेंट्रल बैंकर्स ने भी गोल्ड बेचा है कुछ, हम्म। टर्की वगैरह ने बेचा गोल्ड। हाँ। तो जब भी कोई ऐसा एसेट क्लास में आपने देखा, चाहे गोल्ड ईटीएफ में बिकवाली हुई हो, या तो बिकॉज ऑफ गोल्ड में करेक्शन ईटीएफ से पैसा निकला, कुछ बैंकर्स ने भी बेचा, क्योंकि आपको हार्ड कैश चाहिए दूसरी चीजों के लिए। हम्म। एट द सेम टाइम चिप स्टॉक्स में बम्पर रैली चल रही थी। हम्म। तो उसकी वजह से भी लोगों ने इधर से पैसा निकाल के उधर लगाया, क्योंकि उनको ज्यादा मुनाफा उधर मिल रहा था। अब देखिए दोबारा चिप स्टॉक्स में भयंकर गिरावट है। कोरिया का जो इंडेक्स है मार्केट का, वो 20% गिर चुका है जून हाई से। 16 जून से अब तक वो 20% गिरा है। हम्म। तो अब वहां से पैसा निकल के फिर आ रहा है। यूएस के सारे चिप स्टॉक, टेक स्टॉक नीचे आ रहे हैं। तो घूम के पैसा फिर कहाँ जाएगा? तो फिर से आपको दिखेगा। तो ये जो ईटीएफ में बाइंग सेलिंग होती रहती है, इट्स नॉट वेरी सीरियस, क्योंकि ये समटाइम्स करेक्शन आ गए एसेट में तो आप वहां से निकाल लेंगे, किसी दूसरे एसेट में डालेंगे, तो उसको मैं बहुत सीरियस नहीं मानता हूँ। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। असली चिंता होनी चाहिए गोल्ड में जब जब सेंट्रल बैंकर्स कहने कि मुझे नहीं खरीदना है, या हम्म। अब मैं बंद कर रहा हूं अपनी खरीदारी। बट ऐसा हुआ नहीं है। जून तक चीन ने जबरदस्त गोल्ड खरीदा है। हाँ बिल्कुल, उसका हाईएस्ट जो है महीने का 15 टन के करीब, जो अक्टूबर 2023 के बाद कहा जा रहा है कि मासिक चल, खरीदारी सबसे बड़ी है। हाँ। हाँ। एंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ही सर्वे कहता है कि
80 के करीब देश हैं जो गोल्ड खरीदने के लिए तैयार बैठे। हाँ। तो गोल्ड को लेकर के कोई इश्यू नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में पैसा आएगा जाएगा, ईटीएफ में तो लोग लगाते ही ट्रेडिंग के लिए हैं। हम्म। ईटीएफ में लगाओ, जब ऊपर जाएगा तो बेच लेंगे। तो अब आप सोचिए, भारत में ही सबसे ज्यादा ईटीएफ में पैसा कब आया था गोल्ड में? जनवरी में, जब हाँ, वो टॉप पे था। जब वो टॉप पे था। तो ये इन्वेस्टर की एक सामान्य मानसिकता होती है कि वो उसी समय लगाता है, और अभी जो है वो नेगेटिव में है। हाँ। जब जब नीचे है, हाँ। खरीदने का टाइम है, तो लोग बेच के निकल रहे हैं। ये हाँ। टिपिकल इन्वेस्टर बिहेवियर होता है कि हाँ। अभी जब भाग जाएगा, गोल्ड जब 6000 पहुंचेगा तो सब खरीदने आ जाएंगे। हाँ। अभी शायद लोगों को डर लग रहा होगा। तो हम्म। इट्स नॉर्मल प्रोसेस। और नीरज भाई, जो जिक्र किया आपने, चाइना ने जो बड़ी खरीद की जून के महीने में ही, जिस समय दाम गिरे हुए थे, छोटे छोटे निवेशक भी इस समय नहीं खरीद रहे, वो दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चीन जैसा मुल्क, उसकी सबसे बड़ी खरीदारी यानी जो मासिक खरीदारी, वो जून में ही रही। जी, देखिए विजय जी, विक्रांत भाई, हाँ। गोल्ड की जो पूरी कहानी है ना, वो हम्म। ड्राइव हो रही दो तीन देशों से। हाँ। चीन से ड्राइव हो रही है, भारत से ड्राइव हो रही है, और कुछ यूरोपियन देशों से ड्राइव हो रही है। हम्म। उसका कारण ये है कि जो चिंता एक मार्केट के लोग, इक्विटी मार्केट के लोग डेट को लेकर के कर रहे हैं, सेंट्रल बैंकर उससे ज्यादा कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि अगर यूएस बॉन्ड में इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है और बड़े रिटर्न्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ की करेंसी वीक हो रही है उनकी, तो वो अपने को डिबेस कर रहे हैं। हाँ। और वो ज्यादातर गोल्ड में पैसा लगा के अपना रिजर्व कन्वर्ट कर रहे हैं। जो रिजर्व पहले यूएस बॉन्ड के थ्रू होता था, अब वो गोल्ड के थ्रू कर रहे हैं। बहुत ही ओपन स्टोरी है ये। हम्म। सारे देश लगभग ऐसा ही कर रहे हैं। और आप वो देखिए कि जब युआन में ट्रेड होने लगा, हाँ। आपको मैं एक बहुत अच्छी थ्योरी बताता हूँ, इसको जी। समझिएगा। जी। अभी जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है या दुनिया का जो रिजर्व है, वो किससे पेक्ड है? डॉलर से। हम्म। आप तुलना किससे कर रहे हैं? डॉलर से। हम्म। आपका रिजर्व पैसा कहाँ लगा है? यूएस बॉन्ड में। हम्म। चाइना, जापान, सब। जापान लार्जेस्ट यूएस बॉन्ड होल्डर है। अब अगर मैं अपनी करेंसी को गोल्ड से पेक कर दूं, हम्म। तो क्या होगा? हाँ। तो ये होगा कि हम डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म करेंगे। हाँ। चीन यही करने की कोशिश कर रहा है कि चीन ये कहेगा कि आप युआन में ट्रेड करिए, हाँ। और हम उसकी पेगिंग गोल्ड से कर रहे हैं। हाँ। जो कि डॉलर नहीं है, डॉलर गोल्ड पे पेग्ड नहीं है। हाँ, बिल्कुल। 1970 में खत्म कर दिया था निक्सन ने। उसके बाद से वो बेहिसाब छापे गए हैं डॉलर। तो डॉलर को अगर पेगिंग नहीं है गोल्ड की, और कोई ऐसी करेंसी दुनिया में आपको मिले जो गोल्ड से पेग्ड है, हम्म। तो आप उस करेंसी पे ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि उसके डिप्रिशिएट होने की संभावना काफी कम होगी। और चीन ये इंटेंशनली कर रहा है। हम्म। फिक्स करेंसी अपनी बार बार लाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रम्प धमकी देते हैं। हम्म। आपने दो स्टेटमेंट बीच में सुने होंगे, दो बार ट्रम्प ये बोल चुके हैं कि अगर किसी ने कोशिश की कि हाँ। डॉलर के अलावा और कोई ट्रेड किया, तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। ये उनका डर है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि लोग गोल्ड पे पेगिंग कर रहे हैं। हम्म। एक रिस्क इसमें यह है, रिस्क नहीं है दरअसल, वो गोल्ड वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, कि बार बार आप सुनते होंगे फ्रंट नॉक्स में जो सोना रखा है अमेरिका का, हाँ। उसको रिवैल्यू किया जा सकता है। हाँ, खूब चल रहा है वो खबरें। अगर वो रिवैल्यू हुआ तो करंट प्राइस पे होगा, हाँ। जो भी चल रहा होगा। करंट प्राइस की गोल्ड पे अगर रिवैल्यू हो गई अमेरिका की, तो अमेरिका के पास कम से कम $1.5 ट्रिलियन तुरंत एक झटके में हाँ। पैसा आ जाएगा। गोल्ड बेहिसाब भागेगा फिर वहां से। हम्म। तो गोल्ड को आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए गोल्ड के लिए चारों तरफ से एक ऐसा माहौल बन रहा है हम्म। कि एक चीज टूटेगी तो ताश के पत्ते की तरह पूरा महल ढह जाएगा। हम्म। और वो टूटना तय है, खाली वक्त का इंतजार करिए आप हाँ, कि वो कब टूटे। तो ये पूरी कहानी इसलिए समझा रहा हूं कि गोल्ड को अब फंडामेंटली समझ लीजिए, गोल्ड कैसे बिहेव करता है। बिल्कुल। दर्शकों को भी मुझे लगता है कि इसके बाद कोई सवाल उनके जहन में बचेगा नहीं। नीरज भाई, थोड़ा सा शेयर बाजार भी समझाइए। क्या एफआईआई की, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि उनका एक पॉजिटिव रुख दिखाई दे रहा है, तो क्या बाजार के लिए ये पॉजिटिव साइन माना जाए, या अभी थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा? देखिए, अभी पिछले 3 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि एफआईआई का की जो बिकवाली वो काफी कम हो गई है। हाँ। और इस महीने यानी जुलाई में हम्म। तो पॉजिटिव है, टिल डेट पॉजिटिव है।
हाँ। नेट नंबर उनका हरे में आ गया है। हम्म, जून में बहुत कम था और हाँ। अब नेट पॉजिटिव चल रहे हैं वो। तो धीरे धीरे क्या एफआईआई पलट रहे हैं, ये सवाल हम लोगों के मन में भी, सबके मन में है। हाँ। इसका सीधा उत्तर, या जिसको कहते हैं जंप द गन वाली बात होगी कि एकदम से कहते हैं कि हाँ एफआईआई लौट ही आएगा, ये थोड़ा हाँ। जल्दबाजी होगी। लेकिन नजर जरूर रखनी चाहिए कि अगर पूरे जुलाई के महीने में अगर हम ग्रीन के साथ क्लोज करते हैं तो मोटे तौर पे मानना चाहिए कि एफआईआई एटलीस्ट उनका गुस्सा कम हुआ है। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल खुश हो गए अब दबादब खरीदेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ। लेकिन वो बिकवाली कम कर चुके हैं, ये तो मान के चलना चाहिए। हम्म। और हमारे मार्केट ने भी अपने लो से कम 1,500 पॉइंट की रैली हाँ। कर ली है। हम्म। तो धीरे धीरे वैल्यू बाइंग हो रही है, हम्म। स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में तो बहुत हुई है। हम्म। तो एक तरह से क्या, तो वो महंगे भी हो गए दोबारा से, लेकिन वो बाइंग अभी चल रही है। और ये जो चल रहा है अर्निंग का सीजन, अगर ये बहुत बुरा नहीं गया तो बहुत उम्मीद जगती है कि एक बार तेजी बन सकती है किसी करेक्शन से पहले। मैं अभी भी इस विश्वास का हूं हाँ। कि जो फाइनल करेक्शन है वो नहीं हुआ है, अच्छा। फाइनल बॉटम नहीं बना है। यस, वो एक बार अभी बनना है। हाँ। अगर ये रैली चल गई, देखिए मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ हाँ आपको, कि जी। अगर ये रैली कंटिन्यू कर गई और 26,000 के ऊपर इंडेक्स चला गया इस रैली में, हम्म। तो यकीन मानिए बहुत बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन अगर मार्केट यहां से घूम के, जिसे कहते हैं ना कि एक बार अपनी परिक्रमा पूरी कर लें आप हाँ। और तब जाएं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप बीच परिक्रमा छोड़ के चले गए तो पलट के आएंगे आप। हाँ। तो इस समय अगर मार्केट ने रैली दिखा दी तो बड़ी गिरावट के लिए आप तैयार रहिए। हाँ। तो दर्शकों के लिए क्यों भी है कि हाँ। अगर आपको निफ्टी 26,000 के ऊपर दिखे तो हाँ। हल्के हो जाने का, थोड़े सावधान रहिए। हाँ। सावधान नहीं है, क्योंकि वो अभी फाइनल करेक्शन नहीं हुआ है, हाँ। वो होना है। तो जैसे ना कि आप रोक के रखे हुए हैं, एकदम एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उसको रोक के रखे हुए हैं। अब हाँ। जो एसआईपी का डेटा है उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। तो मार्केट में आप पोजिशनल ट्रेड जरूर ले सकते हैं, एकदम लेके सो जाने वाली स्थिति अभी भी नहीं आई। हाँ। और एफआईआई फाइनली वापस आ गए, ये कहना जल्दबाजी होगी। हम्म। जो आपने इक्विटी एमएफ की, मैं म्यूचुअल फंड की बात की नीरज भाई, ये डाटा तो बड़ा एक तरह से सुखद और संतोष दिखाने वाला है कि करीब करीब 28,973 करोड़ रुपए निवेश हो गया, यानी 26% जो बढ़ा है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए ऐसी परिस्थितियों में? देखिए 31,000 का टोटल एसआईपी डेटा जो आया है वो पिछले महीने से भी बड़ा है और ये ऑल टाइम हाई है। हम्म। अब आप सोचिए कि 2 साल लगभग होने वाले हैं, हाँ। सितंबर 30 को 2 साल हो जाएंगे मार्केट का जीरो रिटर्न का। हाँ। निफ्टी के लेवल पे जीरो रिटर्न है, हाँ। क्योंकि जहां से टूटा था अभी भी वहां नहीं पहुंचा है। तो हम्म। इंडेक्स लेवल पे आपका जीरो रिटर्न आज की तारीख में भी है, और हम्म। यही रफ्तार है 2 महीने में जीरो रिटर्न है। उसके बावजूद पैसा आ रहा है। हम्म। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि चूंकि हमारे इन्वेस्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हाँ। हाँ। एफडी का रेट बहुत कम है, हाँ। गोल्ड ने थोड़ा इस बार परफॉर्म नहीं किया तो इक्विटी में नेचुरली जाएगा। इस हम्म। महीने का जो इक्विटी का है वो बिकॉज ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा तो लोगों ने इक्विटी में डाल दिया। हम्म। तो चूंकि उससे बेटर कोई रिटर्न नहीं है, इसलिए मार्केट इसमें पैसा आ रहा है। और दूसरा, हमने इतना समझा सिखा और पढ़ा दिया है उनको कि उनको लगता है कि पैसा तो यही बनेगा। हम्म। और वो मेच्योर हो गए हैं कि अरे हाँ ऐसी गिरावटें आती रहती हैं, मार्केट फिर घूमता है। बीस हाँ। साल का डेटा देखो, 30 साल का डेटा, म्यूचुअल फंड वालों ने बड़ा काम किया है। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, म्यूचुअल फंड वालों ने, चीयर लीडर्स ने हाँ। खूब लोगों को अच्छे से समझाया, तो लोगों ने घुट्टी पी ली है। हाँ। तो इसलिए वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो पैसा डाल रहे हैं। एक हाँ। कारण ये है, और दूसरा एक कोई ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ डालें। हाँ। एफडी पैसा मिल नहीं रहा है, कोई और क्लास मिल नहीं रहा है, तो हाँ। इसलिए भी आ रहा है। हम्म। अब क्या ये धोखा खाएंगे या ये ठीक है? हाँ। देखिए, जो लॉन्ग टर्म में पैसा डाल के बैठा है, जो एसआईपी इस उम्मीद में डाल रहा है कि मुझे 5-10 साल के डालना है, वो तो हम्म। पक्का पैसा बनाएगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं, मैं इसका समर्थक भी हूँ। हम्म। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि साल 6 महीने में मोटा पैसा बन जाएगा, नहीं हाँ। बनेगा, हाँ। वो नहीं बनेगा। तो लंबे समय के लिए अगर आप उम्मीद कर रहे हैं एसआईपी की, कि हमने इवन शुरू भी की है, आपने अभी शुरू की है और हाँ। लंबे समय के लिए, तो आपको पैसा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे। हम्म। क्योंकि बेस्ट इन क्लास एसेट यही होगा। हाँ। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों को नुकसान होगा, ये एकदम तय है। हम्म। क्योंकि वो एक फाइनल करेक्शन अभी बाकी है और वो बहुत ब्रूटल होगा, ये भी समझ लीजिए आप। हाँ।
उस करेक्शन में, जैसे ना समंदर पानी उतरे तो कितने लोग हाँ नंगे नहा रहे थे सब पता चल जाएगा। हाँ तो उस ब्रूटल करेक्शन के को दिमाग में रख के एसआईपी शुरू करिएगा आप, हाँ कि मुझे 3 साल में पैसा बना ही लेना है, नहीं बनेगा। हाँ जब सामान्य मार्केट में आपकी कंपाउंडिंग 7 साल से पहले होती ही नहीं है, हाँ। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो 3 साल में पैसा बन जाएगा आपको? अगर आपका नजरिया 7 साल से कम का है तो आप मत करिएगा एसआईपी। हम्म। पैसा तभी बनेगा जब आप 7 से ऊपर रहोगे, क्योंकि इस मार्केट में वो चीज हो रही है। तो हाँ मुझे लगता है कि एसआईपी अच्छी चीज है, लेकिन हाँ। लंबे नजरिया वालों के लिए फायदा देगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए उनको नुकसान होगा। कम से कम 5-7 साल से ज्यादा का ही आप नजरिया रख के चलिए। मिनिमम 7 ईयर्स मिनिमम। अगर आप इससे कम का नजरिया लेके एसआईपी कर रहे हैं तो हाँ। आपको फायदा नहीं होगा, और आप दुखी हो जाएंगे, यार इतना पैसा लगाया और मिला क्या, 5%। हम्म। क्योंकि वो साइकिल टर्न होने में आपको समय लग जाएगा। हाँ तो इसलिए लंबे समय का नजरिया रखिए। हाँ। नीरज भाई, ये जो आईटी सेक्टर में बिकवाली का थमा, तो ये थोड़ा पॉजिटिव देखा जाए, इसे क्या संकेत इससे मिलता है? पहले मैं समझा देता हूँ कि आईटी की समस्या क्या है, हाँ बहुत संक्षेप में। आईटी कंपनियां क्यों इतना गिरी, उनके प्रदर्शन में क्यों दिक्कत आई? इसलिए आई क्योंकि एआई आ गया। हाँ तो अब साहब एआई आ गया तो हम क्या करें, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो हमारी आईटी कंपनियां क्या काम करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक सर्विस कंपनी है। हम्म। हम किसी प्रोजेक्ट पे आईटी सर्विस का काम करते हैं, यानी हाँ जो मॉडल उनका लगा उसको मेंटेन करते हैं, ठीक करते हैं। तो इसमें दो तरीके से उनकी कमाई होती थी। हम्म। टाइम एंड मटेरियल मॉडल, हम्म। यानी आपने 1 साल का ठेका दिया, तो मैंने कहा कि भाई 1 साल टाइम हो गया, और मटेरियल मतलब मैंने 100 इंजीनियर लगा रखे हैं, हम्म। तो पर इंजीनियर पर सीट के हिसाब से हम आपकी बिलिंग करेंगे। हमने आपके यहाँ इतने मजदूर भेजे, हर एक की दिहाड़ी के हिसाब से ये आपका मंथली बिल हम्म। है। इस मॉडल पे हमारी आईटी कंपनी काम करती है। हम्म। अब एआई एक नाम की एक चीज आई जिसने कहा कि नहीं, हमें 100 आदमी की जरूरत नहीं, हमें तो 10 आदमी चाहिए। हाँ और इतना काम आपने किया है, इससे ज्यादा काम आप 10 लोग कर लेंगे। अरे तो भूकंप मच गया, ये तो 90 आदमी क्या करेंगे फिर? तो उनको नुकसान होना शुरू हुआ, क्योंकि टाइम एंड मटेरियल मॉडल से वैल्यू मॉडल पे चली गई कंपनियां। हम्म। तो जो ठेका दे रहा था उसने कम कर दिया, तो बिलिंग कम हो गई। अब आपको ज्यादा बिलिंग चाहिए, छटनी शुरू हो गई, ये शुरू हो गया। इस बीच इन कंपनियों ने कहा कि नहीं नहीं, हम वो भी सीख लेंगे ना, जो नई टेक्नोलॉजी हाँ आई एआई वाली। हमारा काम तो मजदूरी करना है, हाँ। हमसे चाय की दुकान में मजदूरी करा लो, चाहे छोले भटूरे बनवा लो, चाहे वड़ा पाव बनवा लो, मैं तो बना कारीगर हूँ, चाहे जो बनवाओ। हम्म। तो उन्होंने कहा हम एआई वाले कारीगर बन जाएंगे, तो बन हम्म। जाओ भाई। हाँ तो सारी कंपनी ने एआई वाले कारीगर तैयार करना शुरू करिए। तो एआई वाले काम में भी आने लगा, लेकिन उसमें वैल्यू एडेड मॉडल है, टाइम एंड मटेरियल नहीं है। तो टीसीएस का अभी जो रिजल्ट आया उसमें बड़ी दिलचस्प बात देखिए आप, कि हाँ। जो टोटल रेवेन्यू वो कमाते हैं उसका 8.5% यानी 2.6 बिलियन डॉलर एआई जनरेटेड रेवेन्यू है, यानी जो एआई के लिए वो काम करते हैं उसका रेवेन्यू आया। अब कितना आया? 8.5%। हाँ यानी 91% अभी भी पुराने मॉडल से हाँ। है। पुराने मॉडल। तो स्टॉक इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं चले, हम्म। क्योंकि अभी भी आपको वो 91% को इस तरफ लाना, एटलीस्ट 50% लेके आओ आप, हम्म। तो बम्पर तेजी होगी। हम्म। तो ये एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि काम वो कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े संघर्ष और रिस्ट्रक्चरिंग के दौर से कंपनियां गुजरेंगी। हाँ तो शुरुआत आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म करने शुरू की है। यानी अब वो, पहले वो ट्रांजिस्टर बनाते थे आपका गांव वाला, अब वो मोबाइल फोन की रिपेयर बंद करने लगे। हाँ तो धंधा कम आ रहा है उसमें। हाँ तो धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ आईटी कंपनी के लिए यह प्रॉब्लम है, और इस परिस्थिति में बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा। हाँ। अब आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आप उतना तूफानी काम कर नहीं रहे। और दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने ये धंधा शुरू किया है हाँ एआई वाला, उन्होंने अपने मजदूर रखने शुरू कर दिए। अब ये हाँ और समस्या हो गई। हाँ आप इसको ऐसे समझिए, आप गए एसी खरीदने, आप एक एसी ले आए, करियर का एसी ले आए, अनलिस्टेड इसलिए नाम बोल रहा हूँ। आप करियर का एसी लेके आ गए, तो मोहल्ले से आपने बुलाया फिट करने वाला, वो आया, उसने 2,000 रुपये लिए, सेट करके चला गया। हाँ लेकिन कल को दुकानदार कह गया, अब उसको क्यों 2,000 दे रहे हैं, हम तो 300 रुपये में भेज रहे हैं, करियर का इंजीनियर वही लगाएगा। हाँ तो आपको ये तो और अच्छी बात है, तो वो हाँ आके लगा दिया। तो ये जितनी ओपन एआई, एंट्रोपिक, इन्होंने खुद ही अपनी दुकान खोल ली है एआई लगाने वाली। हाँ।
तो ये क्या करेंगे भाई, टीसीएस इन्फोसिस वगैरह। हाँ, तो ये एक दूसरी समस्या है। तो आईटी में जो अभी हो रहा है, ये उथल पुथल का दौर अभी लंबा चलेगा। हाँ। तो इसलिए इसमें निवेशक जो है बहुत सोच समझ के हम्म। पैसा डालें। हम्म। इसमें भी कहानी ये है कि इतना नीचे गिर गया तो हो सकता है बाउंस आ जाए, तो आपको लगे कि सब हंकी डोरी होगी दुनिया। ऐसा नहीं होने वाला, बहुत लंबे खेल चलेगा आईटी का। हम्म। एक और चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था नीरज भाई, पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत चल रहा है सोशल मीडिया और बाकी जगह, जो शंघाई में नया गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है कि चाइना के जरिए। तो ये क्या, किस तरीके से इसे देखा जाए और क्या इससे कोई बदलाव आता दिखाई दे रहा है? वेस्ट पर कोई दबाव बढ़ेगा गोल्ड की प्राइसिंग करने में, या वो सब तय करने में कोई असर पड़ेगा? देखिए, असली मकसद उसका कुछ और है। हम्म। जो ये उन्होंने खोला है संघाई में, हांगकांग में, कई जगहों पे उन्होंने इस फैसिलिटी को दे रहे हैं। हाँ। ओरिजिनल मकसद मैं आपको बताता हूँ, उनका असली मकसद ये है हाँ। कि आप मेरे देश में आके खरीदिए गोल्ड, हाँ। और वहीं उसको रखा रहने दीजिए। हाँ। गोल्ड में आप ट्रेडिंग करिए, जब आपको कन्वर्जन चाहिए हम करके देंगे, हम्म। कोई इशू नहीं है। और हम जब्त नहीं करेंगे जैसा अमेरिका ने कर लिया था। हाँ। एक असली मकसद ये है। उसके बाद वो चाहते हैं कि गोल्ड की जो ट्रेडिंग है ना, वो उनके यहाँ जाए। हम्म। तो इन दो मकसद को लेकर के उन्होंने क्लीन कॉर्पोरेशन खोला है। और ऐसा क्यों होगी, सारा ट्रेड वेस्ट में ही होगा, हाँ। क्यों सब कॉर्पोरेट्स में ही होगा ट्रेड। हाँ। तो इसलिए वो शुरू किया गया, लेकिन उसका मूल मकसद उधर गोल्ड पेगिंग हम्म। और गोल्ड की बैकिंग। हाँ। तो वो चाहते हैं कि ये ट्रेड इधर लेके आए, और एटलीस्ट खाड़ी के देशों को हाँ। ये भरोसा दिलाएं कि अगर आप युआन में ट्रेड कर रहे हैं, हाँ। हमने कहा आपसे कि आप चलो युआन में ट्रेड करो, आपने कहा नहीं नहीं वो डॉलर में करना पड़ेगा वरना अमेरिका नाराज हो जाएगा। हाँ। तुम ठीक है, आपको डर लग रहा है ना, आप हमारे एक्सचेंज पे आके गोल्ड खरीद लीजिए। हम्म। ट्रेड नहीं करना आपको, हमारे एक्सचेंज पे गोल्ड खरीदना है, उस पर तो कोई नाराजगी नहीं होगी किसी की। तो हाँ। अब आपने गोल्ड खरीद लिया, हाँ। और हम वहां से आपको इसके बदले सामान दे रहे हैं, हाँ। आप गोल्ड बेच के हमें पे कर देना। तो ये ट्रेड सरपास करने का भी एक तरीका है, जो इसका हिडन मकसद है। ये हाँ। बहुत बड़ी खबरें हैं विक्रांत भाई, जो आगे जब पलटेंगी ना, हाँ। तो आप दो चीजों में मूव देखेंगे, करेंसी और गोल्ड। गोल्ड। ये सब बड़ा लंबा खेल है, ये हाँ। देश लोग खेलते रहते हाँ। एक अंतिम सवाल नीरज भाई, कि ट्रम्प साहब का क्या किया जाए? बीच बीच में वो कोई बयान दे देते हैं। उस दिन उन्होंने एक बयान दिया कि मैं बहुत नाराज हूं और एकदम हमला बोल दूंगा हमारे बाजार पर, उसका सीधा रिएक्शन दिखाई दिया। बड़ा सेंसिटिव अपनी मार्केट है, तो ट्रम्प साहब से कैसे छुटकारा मिले उनके बयानों से जो दिक्कत होती है? हैं। देखो, मैं आपको अभी एक पढ़ के बताता हूँ, अभी आज का ताजा आया है। हाँ। एक 1000 मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड हाँ। हाँ एक बिल्कुल। एक। एंड एम्ड एट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। हाँ। उस आदमी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ। मतलब उनके मुंह में क्या बवासीर है, वो हाँ। कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ। कभी भी, एनी टाइम वो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। अब उसको 2028 तक आपको झेलना पड़ेगा, जब तक वो चले नहीं जाते। हाँ। वो तो तो आज शनिवार का दिन है, वरना बाजार में तुरंत अभी वही मैं कह रहा हूं ना कि अब जो थर्सडे को उन्होंने अचानक से हाँ ज्ञान दे दिया था, खत्म, कोई कोई पीस डील नहीं, सब खत्म। वो मार्केट गिर गया हमारा 500 पॉइंट। बिल्कुल। 2 दिन से चलने के बाद रिकवर नहीं कर पा रहा है। हाँ। तो देखिए, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। आपको इसको न्यू नॉर्म मान के स्वीकार करना पड़ेगा हाँ। कि अब आपने एक ऐसा बंदा बना लिया है, चुन लिया है, कि हाँ। उससे अमेरिकी भी परेशान है। ऐसा नहीं खाली हम ही लोग, पूरी हाँ। दुनिया के लोग उससे परेशान है कि वो आदमी कब क्या बोल देगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। रिएक्ट करती है। बार बार हम लोग कहते हैं तो से बोलते हाँ। रहते हैं, उनकी बात को ध्यान मत दो। हाँ। क्यों ना ध्यान दे यार, मार्केट रिएक्ट करता है। हाँ। क्योंकि उसने एक काम और कर रखा है। हाँ। जैसे भेड़िया वाली कहानी आई, तो भेड़िया वाले कहानी गलती थी कि भेड़िया आता नहीं था, हाँ। इधर वो कर भी देता बीच बीच में कुछ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उस वजह से हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि आप ट्रम्प की डिस्काउंटिंग हमेशा करके चलिए, इसलिए मैं बड़ा चेतावनी देता हूं कि मार्केट कभी भी बड़ा करेक्शन ले सकता है। कल को मान लो फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ ही दे, हाँ। ये जो 1000 बता रहा लोडेड खड़ी है, हम्म। मान लो डाल ही दे मंडे को, तो आप देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। हम्म। तो बी केयरफुल, और 2028 तक आपको झेलना है सर। हाँ। वो जाएगा नहीं कहीं, वो तो अपना हाँ, टर्म पूरा करके ही जाएगा। बिल्कुल सही तो बात। ट्रम्प ट्रम्प को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक वार्निंग है यहाँ पे हाँ। कि हमारे ऊपर 12.5% टैक्स लगने वाला है। हाँ। उसका रिप्रेजेंटेशन 10 जुलाई तक देना था हाँ। सरकार को, हाँ। जो कि
सेक्शन 301 के तहत जो टैरिफ लगाया था उसने, कि आप अपने यहाँ बाल श्रम कराते, ये कराते, वो कराते, अगर 10 जुलाई कल तक उसका निपटारा हो गया होगा तो हम लोग बच जाएंगे। अगर वो मामला सुलझा नहीं तो नेक्स्ट वीक आपको ये खबर सुनाई पड़ेगी कि 12% एडिशनल कुछ सेक्टर्स में वो लगा देगा, तो मार्केट उसको भी नोटिस मिलेगा। बिल्कुल। वो थैंक्स टू ट्रम्प वही लेके आ रहे हैं भाई साहब, वो जीने नहीं देंगे किसी को चैन से, वो कुछ ना कुछ उंगली करते रहेंगे। हाँ। चलिए नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चीजें हमारे दर्शकों को भी और मुझे भी सीखने और समझने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।